अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन तीन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें तीन सेट्स दे दिए गए। एक सेट दिया गया यूनिवर्सल सेट U, जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। दूसरा सेट दिया गया जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी जी और एच, उसको कैपिटल ए लिखा गया। और तीसरा सेट दिया गया जी बी, जिसके एलिमेंट्स सी डी ई एफ और जे। अब हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है, नंबर एक। नंबर दो, हमने इनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है जी। तो तीन सेट्स दे दिए गए, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो डी मॉर्गन्स लॉ, दूसरा वेन डायग्राम। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेन डायग्राम कह रहा हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ जुबानी आना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, नंबर वन। और नंबर टू, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो हमने इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई करनी है और दूसरी को सिमिलरली कह देना है, दोनों प्रूव नहीं करनी। ठीक है जी। तो मैं पहली वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाने लगा हूं। इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लें जी, ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए की जगह पे ए सेट के एलिमेंट आ गए, बी की जगह पे बी सेट के एलिमेंट आ गए, और बीच में क्या आ गया, यूनियन। यूनियन आ गया तो अब हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है जी। वो बनेगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आते होते हैं ऑल द एलिमेंट्स विच आर ईदर इन फर्स्ट सेट और इन सेकंड सेट। वो सारे एलिमेंट जो या तो पहले सेट में मौजूद हों या फिर दूसरे सेट में मौजूद हों। ठीक है जी। तो वो लिखेंगे, और लिखने लेकिन तरतीब से हैं। ए आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ई के बाद आगे आ जाएगा जी एफ, और एफ के बाद नेक्स्ट आ जाएगा एच, और एच के बाद आ जाएगा जी, एफ के बाद जी आएगा। सॉरी, ये मिस्टेक है जी मेरी। एफ के बाद जी आ जाएगा, और जी के बाद एच आ जाएगा, और एच के बाद आ जाएगा जी जे। ठीक है जी। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब इस स्टेप की अगर वेन डायग्राम बनानी हो तो एक बात आपने गौर से समझनी है, ए और बी इस वक्त ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग इसलिए हैं कि इन दोनों के अंदर कम से कम एक एक या दो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं। वो एलिमेंट कौन से हैं? एक एलिमेंट तो है ये सी, पहले सेट का भी हिस्सा है, दूसरे सेट का भी हिस्सा है। और दूसरा एलिमेंट है डी, ये पहले सेट का भी हिस्सा है और दूसरे सेट का भी हिस्सा है। ठीक है जी। तो अब हमने बनानी है इनकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन में समझाई थी। सबसे पहले हमने बनानी है जी एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लेनी है, और यूनिवर्सल सेट को उसके अंदर कहीं शो कर देना है। ठीक है जी। फिर दो सर्कल्स बनाने हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ एरिया शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। इसको सेट ए का नाम दे दें,
और इसको सेट बी का नाम दे दें। ठीक है जी। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट। तो हमने इस एरिया को शेड कर देना है जी। ठीक है जी। ये वाला जो एरिया था इसको हमने इस तरीके से शेड कर देंगे। ठीक हो गया जी। दाएं से बाएं लाइनें लगा देनी है। ये हो गया हमारा जी ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अच्छा जी, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि ये जो हमने वेन डायग्राम बनाई ये थी ए यूनियन बी, इस स्टेप की वेन डायग्राम, इस स्टेप की ए यूनियन बी। तो इसके साथ ये वाला स्टेप मेंशन कर दें कि ये ए यूनियन बी की वेन डायग्राम है। ठीक है जी, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है और हर स्टेप की वेन डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा ताकि फाइनल रिजल्ट समझने में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। ओके जी। सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड की ए यूनियन बी, उसका आंसर हमारे पास ये आया। अब सेकंड स्टेप में हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है जी। ए यूनियन बी और इसके ऊपर ये जो छोटी सी लाइन लगी हुई है इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है जी। यू में से ए यूनियन बी माइनस कर देना। अब वो माइनस कैसे करना, इस स्टेप को गौर से देखें। माइनस करने का मतलब ये होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो लिखने हैं। ठीक है जी। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट का हिस्सा ना हो वो हमने ए माइनस ए यूनियन बी के आंसर में लिखने। तो देखें जी, पहले सेट के कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्रॉस हो जाएगा। बी इधर भी है, इधर भी है, बी भी क्रॉस हो गया। सी भी इधर है, सी भी इधर है, क्रॉस हो गया। डी भी है, डी भी है, क्रॉस हो गया। ई भी है, ई भी है, एफ भी है, एफ भी कैंसल आउट। जी वो भी है, एच वो भी है, जे वो भी है। आई एक ऐसा एलिमेंट है पहले सेट का जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो ये आ जाएगा जी ए यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को एक दफा दोबारा समझें। पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट का हिस्सा ना हो, जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो वो आएंगे। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बनता है, दैट इज आई। तो वो हमने लिख दिया जी। ठीक है जी। अब देखें, इस स्टेप की भी हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो बिल्कुल वैसे ही एक तो हम बनाएंगे इसकी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाएंगे जो हमने ऊपर ड्रॉ की थी। उसके अलावा दो ओवरलैपिंग सेट्स बना देंगे जो हम ऑलरेडी ऊपर ड्रॉ करके आए थे। ठीक है जी। उनको उसी तरीके से लेबल कर देंगे। ठीक है जी। अब ये वेन डायग्राम जो है ये है सेट स्टेप की ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट की। अब होल का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लें
और ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस ड्रॉ करें। ठीक है जी। इन सर्कल्स में लाइन आपकी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये आएगा जी आपका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन, जो डी मॉर्गन्स लॉ की एक पहली प्रॉपर्टी हम सॉल्व कर रहे थे। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, ए यूनियन बी फाइंड किया, ये फाइंड किया, और ये बनाई हमने उसकी वेन डायग्राम। ठीक है जी। और दूसरी तरफ फिर हमने इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया? ए यूनियन बी को माइनस कर दिया यू में से। ठीक है जी। तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। ये है जी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल इक्वेशन। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट हैंड साइड, और इस राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज हमने प्रूव करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करते हैं। आप लिखेंगे यू माइनस ए। ठीक है जी। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, फाइंड करना है, उसको माइनस कर देना है यू में से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ए की बजाय बी होता तो हम लिखते यू माइनस बी। ठीक है जी। अगर बी की बजाय कोई और वैल्यू होती, सी का कॉम्प्लीमेंट होता, तो हम लिखते यू माइनस सी। ओके जी। अब यू की जगह पे यू के एलिमेंट्स आ गए, माइनस का साइन आ गया, और ए की जगह पे उसके एलिमेंट्स आ गए। अब माइनस कैसे करना है? पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट का हिस्सा ना हो। ठीक है जी। या पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, वो हमारा आंसर है। तो वो निकालें हम। ये बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ए इधर भी है, ए इधर भी है, कैंसल आउट। बी इधर भी है, बी इधर भी है, ये भी कैंसल आउट। सी इधर भी है, सी इधर भी है, ये भी कैंसल आउट। डी इधर भी है, डी इधर भी है, ये भी कैंसल आउट। ठीक है जी। और जी इधर भी है, जी इधर भी है, कैंसल आउट। एच इधर भी है, एच इधर भी है, ये भी कैंसल आउट। तो पीछे बचता क्या है जी? पीछे बचता है ई, एफ, आई और जे। तो ये तो हो गया इसका ए कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर। अब इस स्टेप की हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जी। इसके अंदर दो ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे हम। ओवरलैपिंग क्यों बनानी है? क्योंकि ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। कौन कौन से? ए बी सी डी पहले सेट में भी हैं, ए बी सी डी दूसरे सेट में भी हैं। ठीक है जी। इसी तरह जी और एच पहले सेट में भी हैं, जी और एच दूसरे में भी हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों का कुछ एरिया कॉमन करना है। पहले सेट को नाम दे दें सेट ए का, दूसरे को सेट बी का नाम दे दें। ठीक है जी। तो अब देखें कि इसमें हमने लाइनें कैसे लगानी है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस ए, देखें जी ये वाला पोर्शन हमारा सारा u था। इस u में से हमने a वाला पोर्शन निकाल दिया, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे जो भी एरिया बचेगा उसको हमने शेड कर देना है। ठीक है जी। हमने बेसिकली a को माइनस किया तो a को छोड़ देना है, और उसके अलावा जितना एरिया बचेगा उस सारे को शेड कर देना है, लाइनें लगा देनी है जी।
ठीक है जी। इस तरीके से ये हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये करना ऐसा ही है, फिर क्या करें। ठीक है जी। इधर भी, इधर भी। नेक्स्ट। ये कुछ इस तरह आएगा, सिर्फ ए वाला पोर्शन छोड़ देना है। ठीक है जी, क्योंकि हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया ना, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको स्किप कर देना है। तो ये जो वेन डायग्राम है ये किस स्टेप की है? ये है जी ए कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट। पिछले स्टेप में हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए बिल्कुल उसी तरह हम लिखेंगे u माइनस बी। u की जगह u के एलिमेंट्स आ जाएंगे, माइनस माइनस आ जाएगा, और b की जगह b के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। u माइनस बी का मतलब क्या है? u माइनस बी का मतलब है u सेट के वो एलिमेंट्स जो b सेट में मौजूद ना हों। ठीक है जी। यू सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट का हिस्सा ना हो वो लिख देने। तो पहले तो जो सेम सेम है ना वो कैंसिल आउट कर दें। तो वो कौन कौन सी हैं? सी, सी से कैंसिल आउट होगा, डी, डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई, ई से, एफ, एफ से, और जे, जे से। ठीक है जी। तो पीछे जो बचेंगे वो आ जाएंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। वो बनेगा ए, बी, जी, एच और आई। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इस स्टेप की वेन डायग्राम बनानी है। तो ऊपर वाली डायग्राम देख लें। ऊपर वाली डायग्राम में हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, तो हमने ए को फिल नहीं किया था, उसके अलावा बाकी सारे पोर्शन को फिल किया था। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, कर लिया है इनफैक्ट। तो अब हम बी को फिल नहीं करेंगे, बी के अलावा जितना पोर्शन बनेगा उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है जी। ये भी हमने ओवरलैपिंग सेट बनाने हैं क्योंकि इनका कुछ एलिमेंट्स सेम है। ये आ गया मेरा यू, इसको मैं नाम दे दूंगा ए सेट का, इसको नाम दे दूंगा बी का। तो अब बी सेट को मैयर नहीं करना, मैयर कह रहा हूं, बी सेट को हमने शेड नहीं करना, उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा बाकी सारा सेक्शन शेड करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। ठीक है जी। इस तरीके से, और इधर इसको। तो मैं तो खैर अब जान छुड़ाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आपने थोड़ा सफाई से काम करना है। और ये किस स्टेप की वेन डायग्राम है जी? ये है बी के कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। हम ये जो राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, इसके अंदर सबसे पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, दूसरे स्टेप में हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। ठीक है जी। और फिर अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है जी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था हमारे पास? हमने ऊपर निकाला था ई, एफ, आई, जे। उसकी जगह पे उसके एलिमेंट्स आ गए। बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे उसके आंसर्स आ गए, ए, बी, जी, एच, आई। अब इनका कॉमन एलिमेंट चूज कर लेना हमने, जो पहले सेट में भी मौजूद हो और जो दूसरे सेट का भी हिस्सा हो। तो वो सिर्फ एक एलिमेंट बनता है जी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आई। इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो आई लिखेंगे जी।
और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो, उसका आंसर भी यही आया था, ये देखें। ठीक है जी। और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका आंसर भी यही आया है। तो अब देखें इस स्टेप की वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये समझिएगा आप। ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये है। इन दोनों डायग्राम्स का अगर मैं कॉमन एरिया फाइंड करूं तो वो कौन सा एरिया बनेगा, ये क्वेश्चन है। गौर कीजिए इस पे एक दफा दोबारा कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एरिया अगर मैंने फाइंड करना हो तो वो एरिया कौन सा एरिया बनेगा। वो एरिया ये बाहर वाला एरिया बनेगा। हम अब सेट ए को भी फिल नहीं करेंगे, सेट बी को भी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ जो बाहर हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया था अपनी रेक्टेंगल के अंदर, सिर्फ हम उसको फिल करेंगे। ठीक है जी। ए और बी उसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स आ जाएंगे क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन था। तो अब अब हमने वर्टिकल लाइनें लगवानी है। ठीक है जी। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ए और बी को छोड़ देंगे, बाकी सारे को शेड कर लेंगे। ठीक है जी। ये मैं फिर वही थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा नीट करना। तो इस हिसाब से फिल करके ये आपकी फाइनल शेप बनेगी इसकी। ठीक है जी। तो एंड में हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। और ये जो हमने डायग्राम बनाई है किस स्टेप की बनाई, ये बनाई ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, दूसरे के लिए हमने सिमिलरली कह देना। सिमिलरली वो शो करके करने की जरूरत नहीं है, बस एक कर देना है और दूसरे के लिए सिमिलरली का वर्ड यूज कर देना है। जिस तरह पहला हो गया उसी तरह दूसरा भी हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। ये थोड़ा सा आपको ऑड लगा होगा, लेकिन अगर आप इसको एक दफा दोबारा गौर से देखेंगे समझेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से फुल फ्लैज कोशिश की है कि चीजों को जितना आसानी से बिल्कुल इजी वे में आपको समझा सकूं वो मैं करूं। तो ये है जी मामला। अच्छा जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें सेट यू दे दिया गया जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स 18 19 20। तो इन पे अगर गौर करें तो ये बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनता है। ठीक है जी। और सेट ए भी दे दिया गया, उसके एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 ऑनवर्ड्स 17 और 19। और इस सेट पे अगर हम गौर करें तो ये बनता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है जी। तो पहले पार्ट के अंदर हमने शो ये करना है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली। लेफ्ट हैंड साइड में से सबसे पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब वो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। अब इस बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि u माइनस ए में हम क्या लिखेंगे। u की जगह u के एलिमेंट्स आ जाएंगे, माइनस माइनस आ जाएगा और a की जगह a के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट का हिस्सा ना हो, दैट्स इट। ठीक है जी। तो
ये बन जाएगा 2, पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 4, इसी तरह 6 इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 आएगा, मतलब सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 और फिर आ जाएगा 20। ओके जी, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है विद ए, ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है विद ए, तो हम लिखेंगे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ए के सेट्स क्या हैं, सेट कह रहा हूं एलिमेंट्स, 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन करके 17 और 19, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, वो लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 के बाद 16 के बाद 18 एंड लास्टली वी हैव 20। ठीक है जी, तो यूनियन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो या तो पहले सेट में मौजूद हों या दूसरे सेट में मौजूद हों, वो दोनों लिख देने होते हैं। ठीक है जी, तो वो लिखेंगे, लेकिन लिखने तरतीब के साथ हैं। 1 यहाँ से पिक करेंगे, 2 इधर से पिक करेंगे, 3 इधर से पिक करेंगे, 4 उधर से पिक करेंगे, 5 इधर से और 6 उधर से, 7 इधर से, 8 उधर से, 9 यहाँ से, 10 उधर से, फिर इसी तरह 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्टली वी हैव 20। ठीक है जी, तो अब इस सेट पे अगर गौर करें तो ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं बन गया जो स्टार्ट में हमें दिया गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल। ठीक है जी, हेंस हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, क्या चीज, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी आपने याद रखना है कि एक सेट का यूनियन लिया जाए अगर उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो उसका आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसके अंदर ये कहा गया है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए। ठीक है जी, ए का इंटरसेक्शन किया जाए अगर यू के साथ, तो उसका आंसर ए आता है। तो अब देखें, हमें यू सेट ये दिया हुआ है और ए सेट ये दिया हुआ है, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ठीक हो गया जी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ए इंटरसेक्शन यू लिख लिया, ए की जगह पे ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन आ गया और यू की जगह पे यू वाले एलिमेंट्स आ गए। अब हमने इनके कॉमन एलिमेंट्स पिक करने हैं, वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है जी, वो कौन कौन से हैं जी, वो देख लेते हैं अभी जी। एक तो आ जाएगा जी 1, इधर भी है और इधर भी है, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 9 और ये ऐसे ही ऑनवर्ड्स चलेंगे और लास्ट में आ जाएगा जी 17 आ जाएगा और 17 के बाद आ जाएगा 19।
ठीक है जी, हमने कॉमन एलिमेंट उठाने थे। एक बात याद रखनी है कि यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है और जो दूसरा सेट है ए, ये छोटा सेट है। जब भी एक छोटे सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है एक बड़े सेट के साथ, तो उसका जवाब हमेशा छोटा सेट आता है। ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब एक छोटा सेट उसका इंटरसेक्शन करें एक बड़े सेट के साथ, तो उसका आंसर हमेशा छोटा सेट आता है। ठीक है जी, तो हमने ए का और यू का इंटरसेक्शन किया तो उसके रिजल्ट जो हमें मिला वो ए ही आ गया, और इसको हम ए कहेंगे। हम ऊपर कह के आए हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट ए के हैं, 1 3 5 7 9, और हमारे पास जो आंसर आया वो भी 1 3 5 7 9। ठीक है जी, तो हम इसको ए कह देंगे। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ए इंटरसेक्शन यू अगर हम करें तो उसका आंसर क्या आता है, हमारे पास ए आता है जी। तो एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमने ये शो करना है कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ठीक है जी, तो ए सेट की वैल्यू हमें गिवन है, ये वाली यूज करेंगे, और ए का कॉम्प्लीमेंट हमने पहले पार्ट में फाइंड किया था उसको पिक कर लेंगे। ठीक है जी, दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन अलहदा आए तो सबसे पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैं चूंकि ऊपर फाइंड करके आया हूं तो मैं डायरेक्ट उसको पिक कर लूंगा। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, इंटरसेक्शन की जगह पे इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ऊपर वाला ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया। ठीक है जी, अब हमने इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, वो एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों। अब अगर गौर से देखें तो ये सेट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9। 9 के बाद आगे 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 17 और फिर 19। वाइल ऑन द अदर हैंड जो दूसरा सेट है इज अ सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स। ठीक है जी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 के बाद 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20। ठीक हो गया जी। तो अब एक सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, दूसरा सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इन दोनों में से तो कॉमन कुछ आता ही नहीं है। तो जब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। और यही हमने प्रूव करना था जी, एज रिक्वायर्ड। ओके जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट हमें दी गई वो ये है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, के 55 बच्चों की एक क्लास है। ठीक है जी, 34 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है जी, 55 में से 34 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, और 30 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है। अच्छा जी, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई वो ये है कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, क्लास का हर बच्चा ऐसा है जिसको इन दो में से एक स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। ओके हो गया जी। अब हमसे पूछा ये गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स,
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। ओके जी, तो हमने सबसे पहले लेट कर लेना है ए इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। हमने सेट क्यों बनाने हैं, क्योंकि हम सेट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है सेट में, ताकि हम इसको फर्दर प्रोसीजर को सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, ए हमने सपोज कर लेना है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, और दूसरा सेट एक हमने सपोज कर लेना है बी, वो उन बच्चों का होगा हु लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक हो गया जी, दो बातें हो गई। अच्छा, ए दो इंफॉर्मेशन हमें ऊपर भी दी हुई हैं। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, वो कितने हैं, 34। तो हमने लिखा एन ऑफ ए या एन ए इज इक्वल टू 34। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए। ठीक है जी, पहले सेट में कौन से बच्चे थे जो क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की तादाद क्या है, हमें क्वेश्चन में दी हुई है 34। तो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए, वो कितना है जी, 34। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी, बी सेट के अंदर कौन से बच्चे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, और उनकी तादाद कितनी है जी, 30, 30, वो हमें दी हुई है। ओके जी, ऑल्सो हमें टोटल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के, वो तादाद भी हमें बताई गई, दैट इज इक्वल्स टू 55। तो हम लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 35। ए यूनियन बी इसलिए किया कि दो तरह के बच्चे हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, तो दोनों को कंबाइन कर लेना। तो कंबाइन करके जो वैल्यू बनती है वो हमें गिवन है कितनी, 55 स्टेटमेंट में, तो वो ये आ गई। अब ये वाला एक फॉर्मूला आप लोगों को जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है जी, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है number of students in A union B is equals to number of students in set A plus number of students in set B minus number of students in A intersection B। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब ये है कि वो बच्चे जिनको दोनों स्पोर्ट्स खेलना पसंद हैं, और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब एन ऑफ ए यूनियन बी की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस की विच इज इक्वल्स टू 55। एन ऑफ ए की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस की विच इज इक्वल्स टू 34। एन ऑफ बी की जगह पे सेकंड वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है जी, और ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज आ गया। अब ये वाली वैल्यू इधर माइनस की उस तरफ जाके ये प्लस की हो गई, 54 इधर, सॉरी 55 इधर माइनस का, इधर प्लस का, उधर जाके ये माइनस का हो गया। तो फाइनल कैलकुलेशन जो की तो पता ये चला कि 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों स्पोर्ट्स खेलना पसंद है।